हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और 4 जून 2024 की डेली करंट अफेयर में आपका बेहद स्वागत है। तो देख लेते हैं रोज़ की तरह आज कौन कौन से टॉपिक हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपकी जो तस्वीर दिख रही है ये न्यूयॉर्क की तस्वीर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ ऐसा न्यूयॉर्क सिटी में? तो हमें याद रखना था कि न्यूयॉर्क सीनेट में आपका 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पास किया गया है। मतलब क्या, इसके पूर्व भारत स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को नहीं मनाया जाता था? ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि न्यूयॉर्क राज्य सीनेट ने 15 अगस्त 2026 को राज्य में आपका भारत स्वतंत्रता दिवस घोषित करने का आग्रह करते हुए प्रस्ताव पारित किया। मतलब इस दिन वो सेलिब्रेट करेंगे वहाँ पर। इसमें क्या था कि सांसदों ने महात्मा गांधी की विरासत को याद किया और अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय के योगदान की सराहना की। ठीक है। साथ साथ न्यूयॉर्क के नागरिकों की सांस्कृतिक विरासत के लिए महत्वपूर्ण आधिकारिक दिनों को जो मान्यता है वो राज्य विधानमंडल की वहाँ की परंपरा रही, यह भी दर्शाया गया। तो देखिए, ये तो आपका हो गया फैक्ट। अब इससे आप क्या क्या न्यूज़ कैसे निकालेंगे जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आ सके। तो नंबर पहला आपका जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता था कि हाल ही में अमेरिका के किस राज्य में की सीनेट ने इस तरीके का प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है। अब देखिए, आपको दूसरा पॉइंट क्या रखना था कि अमेरिका है एक ऐसा देश है आपका जिसकी जो सीनेट है वहाँ पर हर राज्य की सीनेट की कितनी कितनी सीटें हैं? दो। वहीं अगर आप भारत से तुलना कर लो तो भारत में हम लोग अनुसूची 4 में क्या देखते हैं कि राज्यसभा में जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा है। तो ये दोनों के बीच क्या है? अंतर है। फिर आपको अगला पॉइंट क्या याद रखना था कि आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप जरूर बताइए कि 15 अगस्त के दिन ही भारत का स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। यूपी पीसीएस में आपका 2021 में क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है प्रश्न, तो जरूर आप बताइएगा, फिर कल हम इसको आपका रिप्लाई करेंगे कल इसका। ठीक है। फिर देखिए, वहीं आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक अगला टॉपिक है आपका GS2 में, जिसमें आपका पूछा जाता है जो प्रवासी भारतीयों का योगदान। तो आप अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के योगदान को लेकर देख सकते हैं कि भारत का अगर हम लोग देखते हैं कि $136 बिलियन रेमिटेंस मिला था भारत को आर्थिक सर्वेक्षण 2000 आपका अगर हम 24-25 देखते हैं तो जो रेमिटेंस था उसमें सर्वाधिक मात्रा आपकी यूएसए की रही थी। ये बात अलग है कि सर्वाधिक प्रवासी लगभग 9 मिलियन से अधिक हमारे कहाँ खाड़ी देशों में, लेकिन आपका रेमिटेंस की दृष्टि से यूएसए आपका टॉप पर रहा था। तो इसलिए भी याद रखना है। फिर किस तरीके से यूएसए के योगदान में भारतीय जो प्रवासी हैं उनका योगदान है, चाहे वो IT सेक्टर में हो या आपका अन्य टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में हो। ठीक है। तो अब हम लोग आपका अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शायद आपको टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है। हम लोग आज का अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए, S-400 आपको दिख रही है, इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक था। ये टॉपिक था आपका कि रूस से भारत को मिला सुदर्शन S-400 का चौथा स्क्वाड्रन। तो हुआ क्या था कि भारत की लंबी दूरी की जो वायु रक्षा क्षमताएं हैं इनको मजबूत करने के लिए आपका सुदर्शन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का आपका चौथा स्क्वाड्रन भारत पहुंच गया है। टोटल कितने स्क्वाड्रन आने थे? तो 5 आपके स्क्वाड्रन आने थे और 2018 में भारत और रूस के बीच में ऐसा समझौता हुआ था S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर। ठीक है। उसके तहत टोटल 5 स्क्वाड्रन मिलने थे, जिनमें से 3 स्क्वाड्रन 2 साल पहले मिल चुके हैं। और फिर लेट क्यों हुए? तो लेट होने का कारण था रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आपका लेट हुआ है। तो चौथा स्क्वाड्रन आपका आ रहा है। ठीक। अब ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और पूछ सकता था कि ये जो आपकी S-400 मिसाइल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी क्षमता कितनी? तो खुद ही उसमें लिखा हुआ है S-400 मतलब 400 किलोमीटर। अब इसका इंपॉर्टेंस आपसे पूछ सकता था। तो आपका ऑपरेशन सिंदूर याद होगा कि किस तरीके से भारतीय सेनाओं ने आपका सबसे ऊपर किसको रखा था? S-400 को रखा था। फिर आकाश तीर थी आपकी, फिर नीचे बराक मिसाइल को रखा गया था। मतलब सबसे लॉन्ग डिस्टेंस पर कौन था? आपका S-400 था। तो वहाँ पर इसने आपका अपनी भूमिका को दर्शाया था। और इसके बाद तेज़ी से आपकी जो रशिया का S-400 है उसकी बिकावली तेज़ी से बढ़ी। आपको कई देशों ने आपका रशिया का प्रपोजल भी रखा था S-400 को प्राप्त करने को लेकर। ठीक है। वहीं अमेरिका ने भी भारत को आपका छूट दे रखी है, क्योंकि रशिया के साथ अन्य देश अगर इस तरीके का आपका व्यापार करते हैं तो उन पर वो प्रतिबंध भी लगाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये S-400 से जुड़ी आपकी इंपॉर्टेंट खबरें हो गई। हाँ, अभी क्वेश्चन प्रीलिम्स आपसे पूछ सकता था कि बताइए आपका भारत ने जो अपना सुदर्शन चक्र लाने का आपका जिसके अंतर्गत इजराइल की तरह एयर डोम मिसाइल बनाने की बात कही, वो किस वर्ष तक है? तो आप जल्दी से याद कीजिए, वो कब तक है? 2035। तो 2025 में घोषणा की गई भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो 10 वर्षों के लिए प्रोजेक्ट है। कब तक है? 2035। और शायद आपको वो मिसाइल सिस्टम भी भारत का याद हो गया होगा। सबसे नीचे आकाश तीर, फिर बराक मिसाइल आपकी लगी और फिर सबसे ऊपर S-400। क्योंकि पाकिस्तान तो हमारे लिए 400 किलोमीटर दूर है नहीं, तो पहले इन छोटी छोटी मिसाइलों से हम उसको क्या कर लेते हैं? इंटरसेप्ट कर लेते हैं वहाँ से आने वाले हथियारों को लेकर। तो ठीक है दोस्तों, शायद ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं आज के तीसरे टॉपिक तरफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस पर हम लोग देखेंगे सेक्शन 301। क्या होता है सेक्शन 301? तो देखिए, सेक्शन 301 को समझने से पहले हम आपको एक स्टोरी समझाते हैं, ये आपको मेंस में काम आएगी। तो होता क्या है, देखो, आज़ादी के बाद मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हम लोग देखते हैं कि 1945 के बाद जो विश्व होता है आपका दो खेमों में बढ़ जाता है। एक तरफ होता है यूएसए जो पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा होता है, और दूसरी तरफ होता है यूएसएसआर। तो एक तरफ यूएसए आपका पूंजीवादी देशों के तहत अधिक से अधिक बाजारों में अपना कब्जा करना चाहता है, जिस कारण से यूएसएसआर को आपका रोकना चाहता है, जिसकी वजह से कोल्ड वार हम लोग पढ़ते हैं, कोल्ड वार होता है।
और प्रारंभ में आपका विश्व व्यापार चलेगा कैसे, तो इसको ध्यान में रखकर क्या किया जाता है कि यूएसए की जो मुद्रा होती है डॉलर, उसको गोल्ड के साथ में आपका कनेक्ट कर दिया जाता है और $1 35 औंस के बराबर रख दिया जाता है कि यूएसए आपका जितने डॉलर छापेगा अपने देश में उतना वो गोल्ड अपने पहले रिजर्व रख देगा, ठीक है। तो इस आधार पर आपका ये काम चल रहा होता है। लेकिन आगे चलकर 1960s का जो डिकेड आता है और 1960s के डिकेड में आपका होता क्या है कि एक और जापान और जर्मनी जैसे आपके राष्ट्र होते हैं जी तेज़ी से आपका आगे निकल रहे होते हैं और उनके द्वारा जो मैन्युफैक्चरिंग की गई वस्तुएं होती हैं वो बाजार में आपकी डंप होनी शुरू हो जाती है, जिस कारण से आपका यूएसए पिछड़ने लगता है। अब लेकिन यूएसए की आगे एक चुनौती थी कि वह अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपका उसने अपने गोल्ड के साथ अपनी करेंसी को क्या कर रखा था, वो आपको मेंटेन कर रखा था। तो उसी समय यूएसए दो चाल चलता है। एक तरफ क्या करता है 1970s में यूएसए आपका इसे छोड़ देगा और दूसरी ओर आपका वो पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट आता है जो अभी भी आप सुनते हो, जिसके तहत आपका निक्सन क्या करता है सऊदी अरब के साथ समझौता करेगा और इस समझौते के तहत आपका कहा जाएगा कि देखिए खाड़ी देशों को हम सुरक्षा देंगे, उसके बदले में आप क्या करोगे, उसके बदले में आप डॉलर में आप अपना पेट्रोलियम बेचोगे। और वहीं 1970s में वो वियतनाम संकट में उलझ जाता है, तो ऐसे में उसकी अर्थव्यवस्था आपकी खस्ताहाल हो रही होती है। तो अब यूएसए क्या करता है, आपका दोहरी चाल चलता है। एक और वो सोचता है कि अगर वह अन्य राष्ट्रों पर आपका व्यापारिक प्रतिबंध लगाएगा तो वो राष्ट्र यूएसएसआर के निकट जा सकते थे। तो इस कारण से एक और वो क्या करता है सेक्शन 301 नाम का एक नया आपका कानून लाता है 1974 में और साथ ही साथ पेट्रो डॉलर के तहत भी अपने डॉलर को मजबूत करने का प्रयास करता है। तो अब हम लोग देखते हैं है क्या सेक्शन 301। तो इसके तहत यूएसए करता क्या है कि उसके जितने विरोधी राष्ट्र हैं या वे राष्ट्र जो उसके व्यापार में अड़चन पैदा कर रहे होते हैं उनको आपका वो बहाना बनाता है कि आपके यहाँ कुछ व्यापार नियम वो नहीं माने जा रहे हैं, जिस कारण से जो बाजार है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो हम आप पर क्या लगाएंगे, अतिरिक्त शुल्क लगाएंगे। तो वही है सेक्शन 301। तो ठीक है दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं क्या सेक्शन 301। तो अमेरिका के व्यापार कानून 1974 का सेक्शन 301 अमेरिकी सरकार को किसी भी देश के व्यापार के तौर तरीकों की जांच करने कि किस तरीके से व्यापार हो रहा है और इसके तहत जो वर्णित व्यापार नियम है अगर इनका कोई देश उल्लंघन कर रहा है तो उसके एवज में उस पर शुल्क लगाने क्या करता है, अधिकार देता है। अभी चर्चे में क्यों आ गया, क्योंकि हाल ही में देखिए यूएसए और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आपका नेगोशिएशंस चल रहे हैं, तो इसको लेकर आपको भारत पर आपका दबाव बना रहा है और भारत समेत 48 देशों पर उसमें 12.5% अतिरिक्त शुल्क का प्रस्ताव रखा है कि सेक्शन 301 के तहत। अब देखिए आरोप क्या लगाया है उसने, आरोप लगाया है कि भारत जो जबरन श्रम करने वाले देश है वहाँ से चीज़ें आयात कर रहा है। भारत में जबरन श्रम हो रहा है वो ऐसा नहीं कह रहा है, वो कह रहा है भारत उन देशों से वस्तुएं आयात करता है कच्चे माल के तौर पर और फिर उन्हें बनाकर निर्यात कर देता है अमेरिका जैसे देशों में। तो इस कारण से भारत पर क्या लगाएगा सेक्शन 301। तो ये यूपीएससी आपका प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सेक्शन 301 क्या है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझें। और चूंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है दोनों देशों के बीच में या नेगोशिएशन चल रहे हैं तो आपको जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो यही था आपका सेक्शन 301, जिसमें देखिए आपकी फिगर भी है एक अमेरिका की बिगड़ेल राष्ट्रपति की, जिसमें सेक्शन 301 की भी बात की गई। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं आज के अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अमेरिका के कारण ही चर्चे में है। ये आपको देखिए क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, आपको ईरान दिख रहा होगा, तो ईरान के साउथ ईस्ट में आपकी जगह है क्यूशम। अब देख लेते हैं क्यूशम आइलैंड आपका चर्चे में क्यों आ गया। क्यूशम आइलैंड के चर्चे में आने का कारण था क्योंकि कल अमेरिका ने आपका केसम इस आइलैंड पर हमला कर दिया है, हॉर्मुज स्ट्रेट के पास है। तो देखिए यूपीएससी में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो एक प्लेस दे देते हैं कि चर्चे में रहे आपका स्थान का नाम और कहाँ पर स्थित है। तो हो सकता है आपसे पूछ के बताइए केसम आइलैंड कहाँ पर स्थित है, तो आपको क्या बताना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पास है और ईरान के साउथ ईस्ट में पड़ता है आपका केसम आइलैंड। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। तो पंचायत के बारे में एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखते हैं 73वां संविधान संशोधन भारत में 1992 में होता है और 24 अप्रैल 1993 के तहत आपका किस तरीके से भारत में जो लोकतंत्र है उसका विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है। इसी को बोला जाता है तृणमूल लोकतंत्र, मतलब नीचे तक लोकतंत्र का आना। और जो महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा होती है उसको साकार करने का प्रयास किया जाता है। तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपका पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तो उसी पंचायतों का जो आप स्ट्रक्चर आपको पता ही है किस तरीके से त्रिस्तरीय ढांचा जो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में देती है। फिर इसका अशोक मेहता कमेटी बैठी जाती है। वो अशोक मेहता दो स्तर की बात करते हैं, जिला स्तर एक मंडल स्तर। फिर इसके बाद में राव, सिंघवी और थुंगन, ये 3 समितियां आती हैं और अंत में थुंगन समिति की सिफारिश पर इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। तो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं अभी ये चर्चा में क्यों है। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 दिए गए हैं। इस पर हम लोग सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको एक बार फिगर में देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग अलग अलग इसकी क्लिप्स देखेंगे। तो देखिए इसमें पहला आपको क्या देख लेना था, हाँ पहली क्लिप इसमें आपको ये ध्यान रखनी थी कि इस राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में सर्वाधिक किन पंचायतों को सराहा गया। तो कर्नाटक को इसमें 6 पुरस्कार, आंध्र प्रदेश को 5 और ओडिशा को 5। आपको देखो रटने की कोई जरूरत नहीं, आप इस तरीके से इंडिया का मैप बनाइए। यहाँ पर क्या है कर्नाटक, यहाँ पर है आपका आंध्र प्रदेश और यहाँ पर आप ये तेलंगाना वाला पार्ट होगा, इधर आपका आंध्र प्रदेश और इधर ओडिशा। ये देखिए इस तरीके से यही तीनों की पंचायती कर्व बन रहा है, याद रखना, कर्नाटक, फिर आपका आंध्र प्रदेश और ओडिशा। और देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपका, तो सर्वाधिक जीतने वाले पुरस्कार, साथ ही साथ
पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं को सम्मानित किया और देश भर की 42 पंचायतों को सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक आपका ग्राम स्वराज अभियान चल रहा है, तो उसी के तहत 50 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ तक का इन पंचायतों को प्रोत्साहन राशि भी दी गई ताकि ये अपने क्षेत्रीय स्तर पर विकास कार्य को आगे बढ़ा सकें। और देखिए किन किन श्रेणियों में, तो 2 श्रेणियां बनाई गई थी। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास को जो आगे बढ़ा रहे हैं। अब सतत विकास क्या होता है और ग्रामीण स्तर पर सतत विकास क्या है, तो विकास की वह प्रक्रिया जहाँ संसाधनों की निरंतरता बनी रहे और पीढ़ीगत विकास भी अवरुद्ध नहीं होता, तो उसे क्या बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। अब नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास, तो इस तरीके से 2 कैटेगरी रखी गई थी जिसके आधार पर 34 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार की श्रेणी में, तो वहीं 8 पंचायतों को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, यहीं पर एक उत्तर प्रदेश रिलेट करता हुआ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हो सकता है आपका जो यूपी पीसीएस का लोअर यूपी पीसीएस का एग्जाम या लोअर पीसीएस मेंस है उसमें सीधे क्वेश्चन पूछ लें, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए आपका कि यूपी का आगरा जिला। देखिए अभी हम लोग देखेंगे यूपी सबसे फिसड्डी जिलों में से, फिसड्डी राज्यों में से एक है। अब उस यूपी का एक आगरा जिला है, मात्र एक पुरस्कार मिला है यूपी को, वो भी आगरा जिले की बिरहरू ग्राम पंचायत है। इसको सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में तीसरा पुरस्कार मिला है और 1 करोड़ रुपए इसको दिए गए हैं। तो आप इसको जरूर याद रखना, आगरा जिला की बिरहरू ग्राम पंचायत। ठीक है, आप इसके याद रखने के लिए क्या सकते थे, ए बी याद रख सकते थे, ए बी, हाँ, ए फॉर आगरा, बी फॉर आपका बिरहरू ग्राम पंचायत। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसमें महिलाओं को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है। इसमें था कि जो महिला नेतृत्व वाली पंचायतें हैं, तो टोटल पुरस्कृत पंचायतें उनमें से 52% हैं आपकी जिनको महिला नेतृत्व कर रही हैं। तो अब आप भले पंचायत वेब सीरीज देखें और उसमें आपका जो था कि पंचायत पति का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें उस उतना भी नकारात्मक होकर नहीं सोचना। ठीक है, सकारात्मक रूप से देखना। तो इसमें दे रखा था कि किस प्रकार से पंचायतों में भागीदारी के अवसर को भुनाते हुए महिलाओं ने क्या साबित करके दिखाया है कि उनमें कार्य कुशलता और नेतृत्व क्षमता बहुत ही बेहतर है। साथ ही साथ इसमें आपका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि देखिए 42 पंचायतों में 52% ऐसी पंचायतें जिनका नेतृत्व कौन करें थी, महिलाएं। मतलब कुल 17 ग्राम पंचायत, 17 राज्यों की 51 पंचायतों को जो पुरस्कृत किया गया उनमें से 52% आपकी ऐसी पंचायतें हैं जिनको महिला नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, साथ ही साथ जो भी हम लोगों ने पॉइंट देखा कि दक्षिण का दबदबा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा सबसे आगे रहे। और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हो सकता है इसी पर कभी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो इसके तहत पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया गया, 50 लाख से लेकर 5 करोड़ तक की प्रोत्साहन राशि दी गई है। अब यहाँ पर आपने टॉप की स्टेट देख ली, तो देखिए फिसड्डी स्टेट भी देख लीजिए, उसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं। उसमें एकाधिकार है उत्तर भारत के राज्यों का, क्योंकि पिछड़ी हुई शिक्षा, पिछड़ा विकास और सिर्फ जाति एवं अन्य मुद्दों के आधार पर होने वाली राजनीति इस राज्य इन क्षेत्रों में क्या बन गई है, आपकी पहचान बन गई है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से आपके राज्य हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, आपका ये जो 4 स्टेट हैं सबसे आपके पिछड़े हैं। क्यों, इन्हें मात्र एक ही आपका पुरस्कार मिला है। और मई में आपको याद होगा, मई में आपको याद होगा आपका ओवरऑल, आपको मई में याद होगा कि ओवरऑल आपका पंचायतों का पुरस्कार मिला था। तो ठीक है दोस्तों, उस पर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि उस समय कौन सी पंचायत आपकी आगे रही थी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आपके अगले टॉपिक की तरफ। आज का भी अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है आपका न्यूक्लियर डस्टबिन को लेकर के, कि देश दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन बन रहा है। देखिए आप देख सकते थे किस तरीके से बनाया जा रहा है। यहाँ तांबे के कंटेनर आपको दिख रहे होंगे, साथ साथ बेंटोनाइट एक आपकी मिट्टी होती है उसकी परत चढ़ा दी जाएगी जो आपको इसको ज्वाइंट कर देगा अच्छे तरीके से, और इसी के अंतर्गत परमाणु कचरा क्या कर दिया जाना है, डंप कर दिया जाना है। हम लोग इसको और अच्छे से इमेज में देखते हैं तो क्या क्या सुरक्षा के देखिए इंतजाम किए गए हैं, इनको आप देख सकते थे। और ये वही जगह है आपका, इस जगह का नाम है ओम कैलो आपका रेपोजिटरी, मतलब आपका संरक्षण केंद्र। 3 थिंग्स टू नो अबाउट द ओम कैलो। ये कहाँ पर है, फिनलैंड में। तो हम लोग अभी इसको भी देखेंगे अच्छे से, इस रिपोजिटरी के बारे में देखेंगे, यही आपकी जगह है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें था कि देखिए वैज्ञानिक दुनिया का पहला ऐसा डस्टबिन बनाने के करीब पहुँच गए हैं जहाँ परमाणु कचरा आपका डाला जाएगा, फिर उसे लगभग 1 लाख वर्षों के लिए सील कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी तक हमारे सामने चुनौती क्या आ रही थी कि हम वेस्ट को रखें कहाँ पर, तो था कि दक्षिण पश्चिम फिनलैंड के यूराजोको स्थित जंगलों में जमीन से 433 मीटर की गहराई में से आपका बनाया जा रहा है। ठीक है, फिर साथ ही साथ था कि अब तक हम लोग करते क्या थे, तो अभी तक क्या करते थे, तो अब तक ये था कि हम लोग करते थे कि इस कचरे का अधिकांश हिस्सा अस्थायी तौर पर पानी के कुंडों में ठंडा होने के लिए रख देते थे, लेकिन ये अस्थायी हल था। तो अब स्थायी हल के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। और बाकी जो चीज़ें दे रखी हैं किस तरीके से जमीन के ऊपर परमाणु कचरे की छड़ों को तांबे के बने मोटे और जंग रोधी डिब्बों में बंद किया जाएगा, और बेंटोनाइट नामक को क्ले दे रखी है जिसको हम लोगों ने जस्ट पहले देखा था। तो ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे आपको प्रीलिम्स में यही पूछ दे कि हाल ही में दुनिया का पहला परमाणु डस्टबिन कहाँ पे तैयार किया गया, तो फिनलैंड के यूराजोकी स्थित जंगलों में इसका निर्माण किया गया है। और उस जगह का आप नाम याद ही रखेंगे जिसको अभी हम लोगों ने मैप से देखा था। ठीक है, तो चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग देख रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में भारत को आपका ताइवान ने पीछे छोड़ दिया है, और भारत अब स्टॉक मार्केट में 6वें नंबर पर आ गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर। तो अभी हम लोग देखेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है।
तो अगर अभी हम लोग टॉप 5 की अगर देखें तो यूएस सबसे ऊपर, फिर चाइना, फिर जापान, हांगकांग नंबर 5 पे, ताइवान नंबर 6 पे आ गया इंडिया। ठीक है, अब क्या कारण है कि ताइवान आगे बढ़ गया? तो एआई और सेमीकंडक्टर के कारण वो आगे बढ़ गया है। फिर भारत को पिछड़ा देखिए, इसको दे रखा है कि भारत में लगातार रुपए की गिरती स्थिति, साथ ही साथ हॉर्मोज के कारण आपका जो वैश्विक स्तर पर पूरी विश्व व्यवस्था उसका ठप पड़ना, जिस कारण से विदेशी निवेशक तेजी से भारत से पैसे निकाल रहे हैं, रुपए का लगातार गिरावट, कंपनियों की अर्निंग में भी स्लो डाउन आ रहा है, फिर एनर्जी कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि भारत का एआई या सेमीकंडक्टर कंपनी में कोई बड़ी हमारे पास टेक कंपनियां नहीं हैं, जिस कारण से निवेश में पिछड़ गए हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखो दे रखा था कि 2014 में हमारी क्या स्थिति थी और 2026 तक हम कहाँ तक पहुँचे, जबकि ताइवान ने इन 10 वर्षों में कितनी तेज़ी से प्रगति किया है। अब हाँ, एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। हो सकता है जो भी फ्रेशर बच्चे होंगे उनको ये पता नहीं होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, एमकैप क्या होती है। तो जो किसी कंपनी के कुल बाजार मूल्य को मापने का एक तरीका होता है, मतलब किसी कंपनी के मान लेते हैं 10 शेयर है, तो सभी शेयरों का अगर दाम हम जोड़ दें तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाता है। देखिए, एक शेयर की कीमत को कंपनी कुल शेयरों की संख्या से अगर गुणा करते हैं तो क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाता है। तो हम लोग इसकी आपका देख लेते हैं खबर को। तो इसमें था कि एआई और चिप से जुड़ी दक्षिण कोरिया की कई कंपनियां हैं, उनके शेयर देखिए लगभग 200% आगे बढ़ गए। ताइवान की भी आपका TSMC चिप बनाने में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बढ़कर उभरी है, और इन कंपनियों का कारण था कि ताइवान आपका पूंजीकरण इतने मतलब 5.5 लाख करोड़ डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ उसने भारत को क्या कर दिया है? पीछे छोड़ दिया है। अब देखिए 2026 की पहली तिमाही में चीन में एआई से जुड़ी कंपनियों आपको 16 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। दक्षिण कोरिया की एआई कंपनियों विदेशी निवेशकों ने एक हफ्ते में 13.2 अरब डॉलर का निवेश कर दिया। लेकिन देखिए भारत अभी इसमें बहुत पीछे है, इस पर हमें काम करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट में अभी भी हम सिर्फ 0.68 GDP का खर्च कर रहे हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। अभी तो भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन भी लॉन्च किया है अपना, जो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। देखिए धोलेरा जो आपकी गुजरात में जगह है, उसने अच्छा काम किया है, वहाँ पर संयंत्र जो स्थापित हुआ है। साथ ही साथ भारत अपना एआई मिशन भी लेकर आया है, जिसके तहत भारत ने 10,370 करोड़ रुपए आपका जारी किए हैं, और सर्वम एआई भारत का पहला स्टार्टअप था जो इसके तहत काम कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा, ये मेंस में भी टॉपिक पूछा जा सकता है आपसे। हम लोग आज की लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है ग्रेट निकोबार को लेकर, और ये टॉपिक आपका होमवर्क है, हम आपके लिए इस टॉपिक को छोड़कर जाएंगे। इस एडिटोरियल को आप पढ़ना, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है। इसकी शुरुआत हम कर देते हैं। देखिए इसकी शुरुआत इतनी बेहतर थी, आप इसका निबंध में भी यूज कर सकते थे। कि देखो जो चाणक्य का राजमंडल सिद्धांत है, उसमें चाणक्य ने कहा था कि जो राज्य अपनी सीमाओं, जो उसके साझेदार हैं और जो व्यापार मार्ग हैं उनकी सुरक्षा नहीं कर पाता है, वह अपनी भविष्य की भी सुरक्षा नहीं कर पाता है। तो इस आधार पर जो आपका अंडमान निकोबार में प्रोजेक्ट बनने वाला है, इसकी उन्होंने महत्ता को दर्शाया है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें मैप भी रख दिए, तो आप इसे देख सकते थे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताया हुआ करंट अफेयर, हमारी टीम के द्वारा दिया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों एक आपसे अनुरोध और भी है कि जो भी इस वीडियो को देखे पूरा देखें, और जो भी सजेशन हो वो भी आप दें। ठीक है, और अन्य की तुलना में अगर आपको ये करंट अफेयर का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।